तक ले जाती है जो आज जो साधारण व्यक्ति उस मुकाम तक पहुंचने के लिए सोचते हैं। बिना वक्त जाया किए हुए हम आपसे उनको आपके तरफ मुखातिब करते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आज हैं अमरनाथ मलिक। धन्यवाद राजीव जी। अमर जी, आप अपने बारे में, अपनी बचपन की यादों के बारे में कुछ हमारे दर्शक को। जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस लायक हमें समझा और आज मौका दिया हमें आपसे बातचीत करने का। जी, बचपन से क्या बताऊं, बचपन की यादें तो बहुत है जीवन में। अब हमारी उम्र भी काफी 50 क्रॉस कर चुकी है, पर ये बात जरूर बोलूंगा जो आपने कहा शख्सियत तो आदमी मेहनत कर्म से बन ही जाता है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग किया मैंने। हर बंदा अपने हिसाब से मेहनत करता है और मेहनत करके अपने जीवन में पाता है। जहां तक बचपन की बात रही तो बचपन हमारा, आप जान सकते हो कोई मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में कैसे बनता है। हमारे नहीं, पिताजी सबकी इच्छा होती है कि हम वहां तक पहुंचे, लगता होगा। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें मेहनत जरूर मेरी रही होगी, लेकिन बहुतों का आशीर्वाद, बहुतों की मेहनत साथ में रही होगी। बचपन, जैसे मैंने बोला कि बचपन मिडिल क्लास फैमिली में रहा, काफी संघर्ष रहा जीवन में ही, लेकिन शायद मेरे से ज्यादा मेरे पेरेंट्स ने सपने देखे थे, है ना। मेरे से ज्यादा मेरे पेरेंट्स ने सपने देखे कि इसको आगे क्या बढ़ाना है। उनकी मेहनत धीरे धीरे हर कदम के साथ आगे बढ़ती रही, हर साल दर साल आगे बढ़ता रहा। और जब मैंने 10th किया, 12th किया, तो और उस जो जिस मुकाम पे वो मुझे देखना चाहते थे वो रास्ता धीरे धीरे और क्लियर होता गया। नहीं, उसके लिए आपने आपका कोई, जैसे मान लीजिए 10th और 12th में है, कोई आपका आइडियोलॉजिकल ये होगा, आइडियोलॉजी होगा जिसमें बचपन में जो आपको कोई इंस्पिरेशंस बना होगा आपका। राजीव जी, बचपन में पढ़ाई में मैं उतना होशियार नहीं था, तो शायद इंस्पिरेशन उतना ज्यादा नहीं था। लेकिन जब टाइम आगे बढ़ता गया तो मैं सबको बोलता हूँ, और अपने लिए भी लागू है, शायद आपके लिए भी लागू हो, आप अपने जीवन में किसी एक को आइडल जरूर बनाइए, अपना गुरु जरूर बनाइए। उस गुरु को देख के आप बहुत कुछ सीखते हैं जी, है ना। उस गुरु को देख के मैं भी उस गुरु को देख के महसूस करके सीखा। मेरे जब मैं स्कूल में था तो मेरे लिए एक गुरु अलग था, जब मैं कॉलेज में आया तो मेरे गुरु अलग था। कई बार ये गुरु आपका भगवान हो सकता है, कई बार ये गुरु आपका पिताजी हो सकते हैं, कई बार अदृश्य इंसान भी हो सकता है। तो जब आप किसी को फॉलो करते हो ना, तो आपको बहुत ज्ञान देते हैं आपको। मैं भी हमेशा कोशिश किया कि किसी एक अदृश्य आदमी की तरह बनूं। वो अदृश्य आदमी नीचे है, बैक ऑफ द माइंड है, हमेशा रहा। उस अदृश्य आदमी को देखते देखते ही मैं आगे बढ़ा। उसकी उसकी सफलताएं मुझे प्रेरित करती रही, उसकी कार्य करने का तरीका मुझे हमेशा उकसाता रहा कि ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, बाकी है। वो बंदा कर सकता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे में, और मैं किसी बड़े आदमी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे और अंबानी जी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। उन्होंने भी कॉलेज किया, मैंने भी कॉलेज किया, पर शायद उसकी उनकी दूरदर्शिता मेरे से 30 साल आगे है। आज 2050 में क्या हो सकता है सोच सकते हैं। जो बंदा 2050 में क्या होगा सोच सकता है, वो आज अंबानी जी बन सकते हैं। मेरी दूरदर्शिता सिर्फ 5 साल की है, किसी की 10 साल की, किसी की 2 साल की है। हम सब ने 10th 12th वही एनसीईआरटी की बुक पढ़ा है, हमने वही इंजीनियरिंग करा है, लेकिन जिसकी दूरदर्शिता ज्यादा है वो ज्यादा लंबा चल जाता है, उसकी सोच ज्यादा, वो ज्यादा सफल हो जाता है। तो खाली सोच का अंतर है, बाकी कोई तो अंतर मतलब नहीं। यहाँ आप कहना चाहते हैं कि जो सोच जैसा होगा, जैसा आप डेवलप करेंगे और उसके अनुसार से आप अपना कर्म को भी उसी तरह से कर्तव्यनिष्ठा के साथ उसको पूरा करते चले जाएंगे, तो शायद वो उस मुकाम को बिल्कुल हासिल कर सकते बिल्कुल। हैं। मैं लेकिन दोबारा बोलना चाहूंगा कि पढ़ाई लिखाई सब करते हैं, उसी टीचर से सब पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हर की क्षमता अलग है, सोचने की क्षमता, सोचने की क्षमता उसको आगे ले जाती है। अच्छा, तो ये सोच आपको कहाँ से डेवलप किया, कब डेवलप किया, कौन सी उम्र में डेवलप किया आपको? जब मैं स्कूल में था, मैं हर स्टेज में सोच अलग अलग। जब मैं स्कूल में था तो मेरी कंपटीशन किसी और से था। मैं अपने किसी कंपटीशन को देखा, वहां से मुझे लालच हुआ कि मुझे भी वो पकड़ना है। जब मैं जॉब में आया तब मुझे लगा यार इस कमरे में बैठने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो टाइम के साथ मेहनत, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है, इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा।
ईमानदारी और मेहनत, ये वाक़ई मेहनत अगर हुआ नहीं हुआ होता तो आज शायद इस मुकाम बिल्कुल पर सही कहा आप आपने। जिस मुकाम पे पहुँच रहे हैं, शायद लोगों का सपना होता है। बिल्कुल, तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ आपने किया, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। आप फलोगे ही, आप फूलोगे ही, आपकी तुलना औरों से होगी और आपको हमेशा अच्छे ही दृष्टिकोण से देखा जाएगा और आप सफल होगे ही होगे। मैंने सुना है कि जो आप मैथ में हुँ, एक छोटा-सा वाक़या है और आपके पिताजी भी हुँ, 100 में 100 लाए थे उस हुँ, ज़माने में हुँ, हुँ, और आपने भी शायद उसी का को फ़ॉलो करते हुए 100 तो नहीं, 100 से 1 नंबर कम हुँ। 99 नंबर लाया आपने। ये कैसे संभव हो पाया? सही जो व्यक्ति कल तक कुछ नहीं करता था, कुछ नंबर नहीं ला पाता था, ढंग से नंबर नहीं ले पाता था, लेकिन मैथ में 90% आपने 99 नंबर लाया। आपने बहुत सही रिसर्च किया हुआ है। ये बात कुछ 10वीं 11वीं की है। मैं 10वीं 11वीं में अ, पढ़ता ही नहीं था, दिन भर पढ़ता ही रहता था। लेकिन जब मैं 11वीं में देखा कि मेरा दोस्त मेरे से बहुत आगे बढ़ गया है, उसने मेरे को प्रेरित किया कि जब वो कंपटीशन क्रिएट हुआ मेरे में विद इन आवर सेल्फ, कि जब वो बंदा जो मेरे साथ मेरा दोस्त कल तक मेरे से 50 नंबर लेके पास हो रहा था, आज वो 100 में से 100 ला रहा है, तो मैं क्यों नहीं लाऊंगा। 9th तक मेरे को मैथ्स का कुछ नहीं आता था, 10th तक मेरे को मैथ्स का कुछ नहीं आता था। बड़ी मुश्किल से मैथ्स पास हुआ हूँगा मैं 10th तक, शायद नंबर ठीक से तो नहीं याद है, पर 40-45 के बीच ही पास रहा हूँगा। पर मैंने 11th-12th में जो मेहनत करी, मैथ्स में मैंने काफ़ी ध्यान लगाया, सिंस शायद मेरे फादर के गुण आए होंगे, जीन्स आए होंगे, तो वो भी मैथ्स में अच्छे थे। तो बाद में जब पकड़ा मैंने मैथ्स को, तो फिर मैथ्स में सही कहा आपने, 12th में मेरे को 99 नंबर आए और वहाँ से मेरी अ, जिन बच्चों का बीच में थोड़ा-सा शायद मैं वो चेंज हो रहा हूँ, जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा है ना, हैं, आप सोचो उन बच्चों की आईक्यू लेवल, जनरल मेरी थ्योरी है, मेरी सोच है, कि इन बच्चों का आईक्यू लेवल भी अच्छा होता है। तो शायद मेरा मैथ्स उस ज़माने में ठीक हो गया, तो मेरे को चीज़ों की सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, 0 और 1 वाली जो कहानी है, वो 0 और 1 से काफ़ी आगे बढ़ गई। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि कब आपको लगा कि मैं आम से ख़ास बन सकता हूँ और बनने की तैयारी आपकी शुरुआत हुई होगी? अ, ये एक बॉर्डर लाइन केस है, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, क्योंकि भाग-दौड़ की हाँ, ज़िंदगी में आपने मेहनत की होगी, हुँ, कई मुकाम देखे होंगे, कई उतार-चढ़ाव देखे होंगे, तो लेकिन उस उतार-चढ़ाव से कभी आपको विचलित होना पड़ा होगा? मैं बहुत कठिनाइयों से गुज़रा हूँ कई बार जीवन में, बहुत कठिनाइयों से, और कहावत है, कहना भी है कि हर कठिनाई आपको अपॉर्च्युनिटी भी देती है, आपको सिखाती भी है। आप जितनी बार कठिनाई से गए हो, आप उतनी बार उभर के निकले हो। जितने प्रेशर में आपने जो सीखा होगा, वो खाली बैठ के नहीं सीखा होगा आपने। मैंने हमेशा काम को ना पूजा की तरह समझा है, काम हुँ, को। जी। बहुत काम को ध्यान दिया है, काम पे। तो उस काम ने मेरे को उस मुकाम तक पहुँचाया। शायद मैं उतनी मेहनत नहीं करा खुद उस मुकाम तक पहुँचने के लिए, पर काम करते-करते काम ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया। तो काम के साथ-साथ क्या भाग्य भी ज़रूरी है क्या? काम के साथ-साथ भगवान का प्रेयर ज़रूरी है, भाग्य ज़रूरी नहीं है। आप भगवान से प्रेयर करते रहो, भीख मत माँगो भगवान से। भगवान पे विश्वास रखो, भगवान पे आस्था रखो, अपनी मेहनत करो, सब होगा। भगवान भी उसी की सुनता है, जो अपनी कर्म जो कर अपने कर्म कहता है। भगवान उसी की सुनता है। भगवान भी कहता है कि मैं उसके पास जाऊँ जो मेहनत कर रहा है, जो खाली बैठा है उसके पास नहीं आता भगवान। कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद हो और हमारे दर्शक से शेयर करना चाहते हों? मैं पढ़ाई में, जैसे आपने बताया मैंने, कि पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था मैं। मैं 10th-12th में तक, जब 11th की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं 11th में ऑलमोस्ट मेरे को शायद बायोलॉजी में 100 में से 32 नंबर आए। मेरी उस दिन इच्छा हुई कि मैं जाके आत्महत्या कर लूँ। ये बात मैंने किसी को बताई नहीं, आज मैं पहली बार आपके माध्यम से बता रहा हूँ। मैं जाके आत्महत्या कर लाया। मैं घर से निकल गया, अकेला रहता था, माँ-बाप जी सब दिल्ली में थे। लेकिन रास्ते में जब मैं चलता गया तो मुझे सीनियर मिल गया मेरा 12th का। उसने मेरे से पूछा कि भाई क्या हो गया? क्या परेशान है? तो मैंने उसकी बात बताई।
उसने मुझे जीवन में एक चीज सिखाया जो मैं आज भी हूँ। कह रहा है यार, इस दुनिया में ना, हिंदुस्तान में उस समय 100 करोड़ की आबादी थी। 100 करोड़ की आबादी में शायद 10 करोड़ लोग ही पढ़े लिखे थे या 20 करोड़ लोग। उसने ये बोला कि 80 करोड़ लोग अभी भी पढ़े लिखे नहीं है, तुम तो फिर भी 10 करोड़ 20 करोड़ में हो। उसने मुझे ये मोटिवेट किया कि ये आदमी ना तीन तरह के होते हैं खासकर। पहला आदमी जो बिना गिरे सीख जाता है सब कुछ, तो गिरना नहीं पड़ता। साइकिल चलाते चलाते आपने देखा होगा कई बच्चे बिना गिरे सीख जाते हैं, कई बच्चे गिर के सीखते हैं और कई बच्चे कभी नहीं सीख पाते हैं। बोला क्या है, तुम गिर के सीखो, जरूर बिना गिरे सीख गया, तुम गिरे ना, अब सीखो। तो आदमी को तीन तरीके में से किसी एक तरीके को होना चाहिए, बिना गिरे सीखे या गिर के सीखे। ना गिर के भी नहीं सीखा तो आप थर्ड कैटेगरी में 80 करोड़ लोग में हो। आप जिस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, वो संस्था वाकई एक अच्छा संस्था है और उस संस्था में आप अभी जिस पोजीशन पे हैं, उस पोजीशन पे कितना स्ट्रगल है काम करने में और लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग रखने में? मैं संस्था का नाम नहीं लेना चाहूंगा, हाँ, लेकिन नहीं, संस्था का मैं भी नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये एक ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की संस्था है ना, जहाँ पे जिस जिस पोजीशन पे मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे 2830 से 3000 लोगों को जवाब देना पड़ता है। उनका दो पैरेलल एक्टिविटी चलती रहती है। एक तो कि रोजमर्रा की जिंदगी कैसे संभालना है ना। दूसरा है कि फ्यूचर को कैसे संवारना है, फ्यूचर को कैसे संवारना है और रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चल रही है। तो इन दोनों की जो बीच में टसल है वो हमेशा रहती है। काम करना प्राइवेट इंडस्ट्री में कभी आसान नहीं रहा है और ना आसान होगा आगे भी। हाँ, ये मान के चलो कभी आसान ना होगा ना आगे रहेगा। लेकिन आप जितना मेहनत करोगे, जितना परिस्थिति के अनुसार ना जाके परिस्थिति, कभी आपको परिस्थिति के अनुसार भी जाना पड़ेगा, कभी परिस्थिति के अपोजिट भी जाना पड़ेगा। लेकिन आपको हर जगह डिसीजन लेना पड़ेगा। आप डिसीजन लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, डिसीजन लेते जाओ, आगे बढ़ते। डिसीजन नहीं लिया तो गड़बड़ है, बर्बाद है। डिसीजन गलत हो सकता है, आप 100 डिसीजन लोगे, 4, 10, 20 गलत हो सकते हैं। कोई बात नहीं, गलत डिसीजन भी एक्सपीरियंस देगा आपको। मैंने कहा ना, बच्चा गिरेगा, बच्चा गिरेगा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। जब आपका बच्चा 4th या 5th में या 6th में था या है, आपके बच्चे को ड्राइंग नहीं आता है, ही इज नॉट गुड इन ड्राइंग। शायद 30 क्लास में 30 बच्चे हैं, बच्चे को ड्राइंग नहीं आता है, लेकिन उस बच्चे को फिर भी आप ड्राइंग कंपटीशन में भेजते हो। क्यों भेजते हो? क्योंकि पता है मेरा बच्चा फर्स्ट नहीं आएगा, फिर भी आप उसको ड्राइंग कंपटीशन में भेज रहे हो, ताकि आप उसको देना चाहते हो कि भैया तू आगे बढ़, तू पीछे मैं हूं, तू आगे बढ़। जिंदगी भी ऐसी है। आपका तजुर्बा क्या कहता है कि जो आपने देश विदेश का भी की यात्रा की है, ऐसा कौन सा चीज है जो भारत और विदेश को में जो वर्किंग स्टाइल है, काम करने का स्टाइल है या वहाँ के बच्चों को पढ़ने का स्टाइल है, क्या महसूस करते हैं आप? सबसे बड़ा तो कल्चर डिफरेंस है जो हम तुरंत नहीं चेंज कर सकते। उनकी एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत है, हमारा एजुकेशन सिस्टम उनसे बहुत है। हम शायद फोकस मोर ऑफ बुक्स करते हैं, बुक्स के अंदर क्या है। विदेश में शायद प्रैक्टिकल चीज ज्यादा देखते हैं। उनकी जरूरत उनके हिसाब से वो सही है, हमारी जरूरत हमारे हिसाब से सही है। हम किसी से कोई कंपेयर नहीं कर सकते। क्या हिंदुस्तान में जो बच्चे जो पढ़ते हैं, वो नौकरी के लिए पढ़ते हैं या विदेश का जो पढ़ाई है, वो रिसर्च बेस्ड पढ़ाई है? इसमें हमारे लिए डिफरेंसेस है जो क्या? बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं किताब को रटने के लिए, रटते हैं किताब। बाहर जो बच्चे पढ़ते हैं उस किताब का प्रैक्टिकल यूज करते हैं। किताब शायद सेम ही है, 2+2 2+2 4 ही वहां भी होता है, 2+2 4 यहाँ भी होता है। पर वहां 2+2 शायद 2 से एप्पल को दिखा कर देते हैं, ये 2 है, ये 2 4 एप्पल हो गए। हमारे यहाँ बोर्ड पे 2+2, किताब वही है। एजुकेशन सिस्टम का मेथड ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट। मुझे पता चला है कि जो आपका राजनीति में भी बड़ी रुचि है, समाचार से आप देखते हैं,
मीडिया से बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं, हमेशा अपडेट रहते हैं। तो इतनी बिजी शेड्यूल में आप ये छोटा-सा वक़्त निकाल कर के कैसे इतने अपडेट रहते हैं आप? इसके लिए ना आजकल सोशल मीडिया आप लोगों की ही देन है। जब मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं जब घर जाता हूँ, मेरे पास ऑलमोस्ट 1 से डेढ़ घंटा सुबह होता है, 1 घंटा सुबह होता है, शाम को डेढ़ घंटा होता है। टेलीविज़न और सोशल मीडिया में कितना आप वक़्त जाया करते हैं? मैं टीवी नहीं देखता, बहुत कम देखता हूँ, बहुत ही कम। पर जो मुझे ढाई घंटा मिलता है, उस ढाई घंटे में मैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, जितने भी सोशल मीडिया आज की डेट में, वो लल्लन टॉप बोल लो, स्टडी आईक्यू बोल लो, ये सब प्लेटफ़ॉर्म जितने हैं, मैं रोज़ 4 स्टोरी सुनते हुए जाता हूँ, 4-5 स्टोरी सुनते हुए घर आता हूँ। तो शायद इस स्टोरी से मेरी इस वजह से मेरी सर जो नॉलेज की आप बात बोल रहे हो, इसी चीज़ ने नॉलेज डेवलप की है। मैं पिछले कई सालों से सुन रहा हूँ, आप ना मेरे को छोटा-सा एनसाइक्लोपीडिया कह सकते हो, बिकॉज़ ऑफ इन इस चीज़ों ने मुझे लेकिन इतना तजुर्बा भी तो है आपका विदेश घूमने का और वहाँ के लोगों के बारे में जानने का। विश्व विश्व में जो है, जो केवल देख और सुन करके ही नहीं ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, लेकिन अगर देख करके आप अगर वहाँ उस रीच तक पहुँचते हैं, तो शायद आपका ज्ञान उससे भी ठीक बड़ा कह रहे हो। हो आप, ठीक कह रहे हो आप। ये वही बात है, पहले पढ़ो और फिर प्रैक्टिकल करो। हुँ, हमने भी 10th-12th में पहले पढ़ा और फिर प्रैक्टिकल किया, कभी-कभार उल्टा भी किया। हुँ। यही रीज़न है कि जो मैं सुनता हूँ, कहीं बाहर जाके देखता हूँ, तो मेरे ज़हन में तुरंत वो बस जाता है। जो मैंने देखा कि चाइना ऐसा डेवलप कर रहा है, सुना पहले चाइना में ये हो रहा है। आप जब चाइना जाओगे तो चीज़ों को रिलेट करोगे, अच्छा मैंने वो सुना था, बैक ऑफ द माइंड आपके आएगा और फिर वो आपके दिल-दिमाग में चीज़ बैठ जाएगी। तो यस, एक पढ़ाई एंड प्रैक्टिकल। क्या वहाँ की टेक्नोलॉजी और यहाँ की टेक्नोलॉजी में कोई डिफरेंसेस हैं? टेक्नोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं है, सोच में डिफरेंस है। सोच में डिफरेंस है, मैं बता रहा हूँ, जहाँ मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, यदि कोई बाहर का बंदा आ जाए, तो हमारे यहाँ के लोग उठ के ज़रूर ऐसे करके देखेंगे। यही मैं चाइना में देखता हूँ, सुबह 6 से रात के 6 बजे तक वो मुंडी इन्होंने घुसा दी, तो मुंडी हिलाते नहीं है। मतलब उनका कंसंट्रेशन वही काम में, तो वही काम है, उनके आगे कोई नहीं है। उनके आगे कुछ नहीं। वो मुंडी यदि उनको मुंडी हिलाना इधर नहीं हिलाना है, तो नहीं हिलाना है। तो वो डिसिप्लिन बोलो, है ना? आप कल्चर बोलो, हैं? आप जो भी समझो, ये टेक्नोलॉजी में कोई अंतर नहीं है। जो टेक्नोलॉजी वहाँ है, अपने यहाँ भी है। हाँ, वहाँ हो सकता है चीप हो, यहाँ हमारे यहाँ महँगा हो, अलग बात है। पर टेक्नोलॉजी जो आप आईफ़ोन आज यूज़ करते हो, 5 आईफ़ोन वो भी यूज़ करते हैं। जो डेल कंप्यूटर आप कैमरा यूज़ करते हो, यही कैमरा सब वो भी यूज़ करते हैं। सब कुछ सेम है उनके पास भी। पर उनका काम करने का तरीका, हमारा काम करने का आप तरीका रिलैक्स होने के लिए क्या करते हैं? जब मैं काम से बहुत भाग-दौड़ से जब आप अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, तो क्या परिवार के साथ शेयर करते हैं या फिर मैं अपने आप में आप रिलैक्स होना मैं चाहते हैं? उस समय गाने सुनना प्रेफ़र करता हूँ। कौन-सा गाना सुनते हैं? मेरा फ़ेवरेट बचपन से फ़ेवरेट रहा है किशोर कुमार। अच्छा, तो मैं हमेशा किशोर कुमार की गाना जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ या पॉडकास्ट किसी का नहीं सुन रहा हूँ या जैसे मैंने कुछ सोशल मीडिया तो कुछ साइट्स के सुनाइए नाम ना कुछ गुनगुना करके, कुछ ऐसा कोई वाकया जो बहुत अच्छा गाना लगता हो, जो दिल के करीब हो आपके? गाना तो क्या गाऊँ मैं, गाना तो आता नहीं है, बट किशोर कुमार के सारे गाने मुझे पसंद हैं। मैं 2 लाइन। किशोर किशोर कुमार के सारे गाने ही गुनगुनाता रहता हूँ मैं। तो उससे आपको रिलैक्सेशन मिलता है। बहुत, बहुत। मैं ज़्यादातर किशोर कुमार के शायद मैं उतने बबली वाले गाने ना सुनता हूँ, पर उसके दुःख वाले गाने सुनता हूँ, पता क्यों नहीं, पता नहीं इस बात का। पर उनके दुःख वाले सीरीज़ के गाने ज़रूर सुनता हूँ, है ना? दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, मुकेश के गाने, रफ़ी के गाने, सबके गाने मैं सुनता रहता हूँ। बट उन सब में किशोर दा इज़ द बेस्ट फॉर मी। रिलैक्सेशन के लिए आपने तो कर लिया और आपके परिवार के बारे में कुछ बताइए? परिवार के बारे में है, इस घर में सब हैं, माँ-बाप, भाई-बहन सब हैं, पिताजी की देहांत हो गया, तो काफ़ी चले गए, दुःख की बात थी, लेकिन घर में सब हैं, बच्चे माता के करीब कितने हैं आप? मैं सही पूछो तो मैं परिवार से आजकल आपने देखा होगा कि मोदी जी भी हाँ, माताजी के बहुत करीब थे और हाँ, जब आदमी बड़ा बनता है तो माताजी को ज़्यादा याद करता है, याद करता बिल्कुल है। सही कहा। शायद मेरे में कमी है, आप कह सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट क्लास 10th के बाद घर से दूर रहा, तो जो करीबी मैं मेरे भाई-बहनों की माताजी से है, वो मेरी नहीं है। बशर्ते उल्टा है
मम्मी की जो करीबी मेरे से है वो शायद उन दोनों से नहीं है उतना। मैं ये बोल सकता हूँ कि मम्मी जितने भी मेरे लिए मेरे को देख के खुश होती होगी, शायद उन दोनों को उतना ना होते हो। लेकिन मेरा मेरा उतना नहीं है, क्योंकि मैं घर से बचपन से दूर रहा हूँ। तो मेरे लिए माँ बाप सब है, सब कुछ है। पर अ, नहीं साथ रहा तो उतना शायद अटैचमेंट थोड़ा कम है जरूर। अच्छा, तो आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में दाल चावल। आप इतने बड़े आदमी हैं, आप दाल चावल पसंद करते हैं? बहुत दाल चावल पसंद करता हूँ। दाल चावल सब्जी मिल जाए। सब। ये ये बड़े आदमी की पहचान हो सकती है। मुझे जैसे मैंने एक बार राजेंद्र बाबू की हाँ, एक बुक पढ़ रहा था, हाँ, तो उसमें एक मेहमान आए उनके, हाँ। और उन्होंने मेहमान ने उनसे पूछा कि राजेंद्र बाबू ने पूछा मेहमान से कि स्पेशल खाएंगे या लोकल? हुँ, तो उन्होंने बोला कि स्पेशल। सोचा मन में कि हुँ, स्पेशल खाना आएगा तो पकवान आएंगे। तो उन्होंने बताया कि स्पेशल खाना में आपको दाल भात और चोखा मिलेगा। हुँ, 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 तो हुँ, राजेंद्र बाबू को भी पसंद था इस हुँ। तरह का जो आप बता रहे हैं। तो जो वाकई बड़े लोग हैं, उनको खाने से नहीं मतलब है, उनको एक देख करके देश को कुछ देना चाहते हैं। तो क्या आपकी भी कोई उसमें इच्छा है कि शायद कभी ये जितनी मन की शांति दाल चावल सब्जी में है ना, वो उतनी मन की शांति दूसरे में नहीं है। क्या उपज होती है, और ये जो चाउमीन बर्गर और ये सब जो है, वो सब ये सब पसंदीदा नहीं फास्ट फूड आजकल? से नहीं नहीं है, फास्ट फूड मेरे को ज्यादा पसंद। दाल चावल मैंने वापस बोल रहा हूँ, दाल चावल में जो सुख में है, जो सुख है। दूसरा शायद ये भी कह सकते हैं कि बचपन से हम यही खाते आए हैं, रोज सुबह शाम बचपन से हम यही खाते आए हैं। तो आज भी मुझे वही चीज पसंद है, दाल बना हुआ। मम्मी का दाल बनाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है आजकल से। तो मम्मी की बनी हुई दाल डिफरेंट होती है। जब भी मैं घर जाता हूँ तो वो वाली दाल खाने को मिलती है मेरे को। आलू की भुजिया खाने को मिलता है, जो कि शायद आजकल आजकल के घरों में इतना थोड़ा कम बन रहा है। तो यस, दाल चावल इज द फेवरेट वन। तो हमारे दर्शक के लिए अगर कुछ छूट गया हो आपसे पूछना, जो आपके दिल के करीब हो, और बताना आप हमसे कहना, हमसे क्वेश्चन पूछना छूट गया हो, अगर कोई ऐसी बातचीत में कोई ऐसा आपको लगता है कि जो हम बताना चाहते हैं और हमसे आपके पास वो क्वेश्चंस नहीं आया, या कोई ऐसा चीज छूट गया हो, तो आप हमारे दर्शक को बता सकते मैं सबको ये जरूर बोलना चाहूंगा आज के समय में कि आप मेहनत से घबराओ मत, है ना। काम चोरी से घबराओ मत, काम चोरी मत करो, है ना। मेहनत से घबराओ मत। आप मेहनत करो, सफलता आएगी, आज नहीं कल आएगी। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। जब विराट कोहली खेलने आया था, आप उस समय सचिन तेंदुलकर, सहवाग, सब लोग इतने बड़े बड़े खिलाड़ी थे। फिर भी इस विराट ने अपनी जगह बनाई। आज जब विराट खेल रहा है, सब बड़े बड़े रोहित शर्मा सब लोग खेल रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी ने अपनी जगह बनाई। आप अपनी मेहनत करोगे, आप चमकोगे, आपको अपनी जगह स्थान जरूर मिलेगा। हैं। तो मेहनत, आप कह रहे हैं कि मेहनत सबसे ज्यादा जरूरी है, और आज में कामयाबी अगर आपको मिलना चाहिए, कामयाब अगर होना चाहते हैं, तो जरूर मेहनत करिए। मेहनत से आपको कामयाबी मिलेगी। हो सकता है देर हो जाए, हाँ, लेकिन मिलेगी कामयाबी। अब वैभव सूर्यवंशी को, सचिन तेंदुलकर को 15 से 16 साल में जगह मिला, किसी को 17 साल में मिला, किसी को 19 साल में मिला। जिसको 16 में मिला वो भी चमक रहा है, जिसको 19 में मिला वो भी चमक रहा है। सब चमकेंगे। मेहनत आप मत छोड़ो। आपकी कोई और इच्छा रह गई है इसके बाद कि मैं क्या करूंगा? मैं जीवन में जितना चाहिए बहुत है मेरे लिए, है ना। मैं जरूर ये चाहता हूँ कि सब सुख में रहें, सब मेहनत करें। अपने लिए बात करूं तो अपने लिए मेरी अब ऐसी कोई चाहत नहीं रह गई है। हाँ, मैं जीवन के अंत में जरूर ये चाहूंगा कि थोड़ा मैं समाज को वापस कर सकूं, है ना। देश के लिए कुछ करना हाँ, चाहते हैं? समाज के लिए, हाँ, देश के समाज। लिए कुछ कर सकूं मैं। मौका नहीं मिलता, थोड़ा कम मौका मिलता है, जितना कम मिलता है, जितना भी मिलता है मैं करता हूँ। क्या पॉलिटिक्स ज्वाइन बिल्कुल, करेंगे? बिल्कुल पॉलिटिक्स में कोई जाने की इच्छा नहीं है अभी। वो दूर, वो रास्ता बहुत दूर है। पर समाज का सेवा बहुत तरीके से की जा सकता है। समाज का सेवा पॉलिटिक्स ही नहीं है, समाज का सेवा एनजीओ ही नहीं है। समाज की छोटी सेवा, आप अपने सोसाइटी की गंदगी साफ कर दें, ये समाज सेवा है। आज लोग पॉलिथीन को जमीन पे फेंक रहे हैं, डब प्लास्टिक फेंक रहे हैं। अपने आप सोसाइटी में इसको फेंकवाना रोक दीजिए। कहीं से कहीं से वो कीड़ा, कहीं से वो
ज्वाला फूटनी चाहिए। आप अपनी सोसाइटी से ज्वाला फोड़ो, अपने घर से ज्वाला फोड़ो पहले। आप अपने घर से ज्वाला फोड़ दोगे, अपनी बिल्डिंग से ज्वाला फोड़ दोगे, आप सोसाइटी में आगे बढ़ जाओगे। कौन सी ऐसी मूवी है जो आप हमेशा उस मूवी को देखना चाहते हैं? मैं हर बार खाली समय में जब भी टीवी देखने का टाइम मिलता है या टीवी पे 3 इडियट आ रही होती है, जरूर देखता हूँ। उस मूवी ने बहुत ज्ञान दिया। क्या उसमें ऐसा उस मूवी में आप देखो बहुत कुछ दिखाया है कि डरना नहीं है, मेहनत की इम्पोर्टेंस क्या है, नंबर की इम्पोर्टेंस है कि नहीं है। उस मूवी में आपको ये जरूर देखने को मिलता है कि जो कि मूवी में कई बार डायलॉग में कहा भी गया है कि आप एक्सीलेंस के पीछे भागो, सफलता अपने आप मिलेगी। यदि आप कोशिश करोगे कि मैं दौड़ में 12 सेकंड में क्रॉस कर लूं, तो शायद आप 13 में क्रॉस कर ही लोगे, है ना। आप 15 में सोचोगे तो 16 में क्रॉस कर ही लोगे। वही सिखाता है कि आप अपनी बेंचमार्क सेट करो, मुझे क्या करना है, और बेंचमार्क हमेशा अपनी लिमिट से ऊपर होना चाहिए, तकलीफ वाला होना चाहिए, ताकि आप उस बेंचमार्क को छू सको आराम से। तो उस मूवी में मुझे मूवी की स्क्रिप्ट जो है सो अपनी जगह है, पर आपको मोटिवेट बहुत करता है। मोटिवेट कौन सा डायलॉग उसमें आपको बहुत अच्छा लगता है जो कुछ हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं? डायलॉग नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपको याद होगा उस पिक्चर में वॉशरूम में वो टूथपेस्ट की ट्यूब है जो अंदर लोग डाल नहीं पाते हैं, और वो कमेंट करते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वो मुझे बहुत प्रेरित करता है, क्योंकि वहीं से आपको ज्ञान मिला है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ। एवरीथिंग आप सोच सकते हो। आज आपने देखा नहीं होगा, उड़ीसा में एक लेडी है, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, इस इलेक्शन में जीत गई है, जो कि पिछले 3 महीने तक घरों में बर्तन मांजती थी। 3 महीने तक घरों में बर्तन मांजती थी। बर्तन मांज के वो धीरे धीरे बीजेपी में गई, फिर भी बर्तन मांजना चलता रहा, तो घर कैसे चलेगा। आज बर्तन मांज मांज के बीजेपी में आई, और 3 महीने के प्रचार में आज वो एमपी बन गई है, एमएलए बन गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी चाय चाय करके लोग कहते हैं, चाय बेचने वाला, आज बन गए हैं। मैं आपको 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं शायद, लेकिन मेहनत कर करके आज बड़े मुकाम पहुंचे। 1000 एग्जाम्पल है, आप भी जानते हो कि 1000 एग्जाम्पल है। और आपको शायद 10 एग्जाम्पल भी नहीं याद होंगे जो लक की वजह से ऊपर बढ़े हैं, और लक की वजह से बढ़े भी हैं तो अगले साइकिल में वो गिरे भी हैं। जैसे सूर्य कुमार, हाँ, बहुत सारे लोग हैं। क्रिकेटर हैं, और एक अभी नहीं है, दूसरे क्रिकेट इंडियन टीम के 2020 के दूसरे कैप्टन बन गए हैं, उनको स्टेप डाउन कर दिया गया है। तो जो लोग बढ़ते हैं तेजी से, उसी तेजी से गिरते हैं। लाइफ साइकिल ऐसी ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ कीमती वक्त देने के लिए। और मैं ये चाहूँगा कि आपको मैं बधाई भी दूँ कि आप नए मुकाम पर जब पहुँचें, तो जो आपकी इच्छाएँ, जो समाज की सेवा करने की है, वो शायद पूरा हो सके। धन्यवाद सर। धन्यवाद।